हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स के अनसोल्ड पेपर के 2025 के सेट नंबर 4 को करा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 पूरा कंप्लीट करा देंगे और जिसको स्क्रीनशॉट लेना है तो वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम इसके पार्ट नंबर 6 को लेकर आए हैं। जिसने इसके पार्ट नंबर 1 से 5 तक नहीं देखे तो वो हमारे चैनल पर जाकर वीडियो को ज़रूर देखे। तो आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 6 को करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है कि हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए तथा इसके आधार पर प्रकाश अपवर्तन के नियमों को समझाइए। तो ये क्वेश्चन पूरे 5 नंबर का पूछा गया था। तो इसमें हम देखते हैं हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। आपको देखिए कि ये क्वेश्चन कितने सालों से रिपीट हो रहा है। तो बच्चों, हाइगेन्स का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत में आपको 3 पॉइंट लिखने होते हैं और जो इसका सबसे पहला पॉइंट होता है तो उसमें लिखना होता है आपको कि आखिर तरंगाग्र किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है कि तरंगाग्र किसे कहते हैं। तो आप इसमें लिखोगे हाइगेन्स ने द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत में निम्नलिखित परिकल्पनाएं दी। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है कि किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश, यानी देखो जैसे कोई प्रकाश स्रोत है एस, मतलब ये है सूर्य, इससे जो प्रकाश आ रहा है, उत्सर्जित मतलब आ रहा है प्रकाश, तो वो सीधा नहीं आता है प्रकाश, तो वो आता है किसके रूप में, तरंगों के रूप में। ठीक है, किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है। और अब ये क्या है, एक माध्यम है। ठीक है, जैसे कोई एक माध्यम है और आपको पता है माध्यम में होते हैं कण। तो अभी तो ये कण चुप बैठे हैं बिल्कुल, लेकिन जैसे ही ये प्रकाश की तरंगें इनसे टकराएंगी तो ये सारे कण क्या करेंगे, डांस करने लगेंगे। क्या करेंगे, ये कण कंपन करने लगेंगे। मतलब जैसे ये कोई माध्यम है, इसमें क्या है, कण है। तो अभी तो ये चुपचाप बैठे हैं और जैसे ही जो ये सूर्य के का ये प्रकाश है तो ये किसके रूप में आता है, तरंगों के रूप में आता है। तो जैसे ही ये तरंगें इनसे टकराएंगी तो ये सारे कण क्या करेंगे, तो ये सारे कण ऐसे ऐसे करके कंपन करने लगेंगे। तो आप इसमें लिखोगे कि किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है और माध्यम के कणों से टकराकर उसमें कंपन उत्पन्न करता है। तो आप इसमें और लिखोगे कि यदि माध्यम में कोई ऐसा पृष्ठ खींचे जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो तो वो तरंगाग्र कहलाता है। यानी मतलब ये हम इसमें कल्पना कर रहे हैं कि ये क्या है, एक माध्यम है ना। हमने इसमें कोई एक ऐसा पृष्ठ खींचा है कि ये क्या है, एक माध्यम है जिस पर स्थित ये सभी कण जो हैं तो ये कंपन की समान कला में है। यानी जैसे ये कंपन अगर ऊपर कूदेगा तो साथ में ये सारे भी एक साथ ही ऊपर कूदेंगे। आई बात समझ में। जैसे ये सारे किसी डांस क्लास में हो और फिर ये सारे क्या सीख रहे हो, डांस सीख रहे हो, तो फिर मतलब जो इनका टीचर है तो वो ऐसे ही तो कहेगा कि ये तुम पहले वो कूदो, तो ये एक ही साथ ऊपर की ओर कूदेंगे। तो इसे ही कहते हैं क्या, समान कला में। कैसे, समान कला में। और अगर सारे बैठे हैं तो ये सारे ही, मतलब अगर ये बैठा है तो फिर ये भी नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहलाते हैं। तो एक तो लाइन में आपको इसमें एक पॉइंट में ये लिखना है और इसके दूसरे पॉइंट में आपको लिखना है किसके बारे में, इसमें लिखना है द्वितीयक तरंगिका के बारे में कि आखिर द्वितीयक तरंगिकाएं क्या होती हैं। तो बच्चों, जैसे ये एक प्रकाश स्रोत है एस, इससे तरंगे आ रही हैं चारों तरफ। ठीक है, और ये कोई 2 छेद है, जैसे कि ये एक छेद हो गया, ये छेद हो गया। तो ये तो था हमारी प्राथमिक तरंगिका। भाई प्राथमिक तरंगिका थी कि ये प्रकाश तो बस यहाँ से ही तो आ रहा था और तो कोई नहीं था स्रोत। ठीक है, जैसे आप हो, आप अगर टॉर्च लेके खड़े हो, आप अगर टॉर्च लेके खड़े हो तो इसका मतलब जो टॉर्च है तो ये क्या है, प्राथमिक, यानी प्रकाश इसी से ही आ रहा है। और आपने जैसे ये टॉर्च एकदम इन 2 छेदों में को निकाल दी तो फिर ये क्या हो गया, तो ये हो गई द्वितीयक तरंगिका। तो अब जो प्रकाश है तो वो समझो कि आपकी इसमें से ना आकर टॉर्च में से, तो वो अब इधर से जाएगा। मतलब अब जो प्रकाश का स्रोत है तो वो ये हो गया।
आगे ऐसे ही अगर यहाँ 3 छेद आ गए, 3 या 4 छेद, तो फिर ये तो बन जाएंगे प्राथमिक, है ना, और ये बन जाएंगे क्या, द्वितीयक। मतलब ऐसे चलता जाएगा, जैसे कि ऐसे समझो, या फिर जैसे ये गोला है, मतलब प्रकाश है, स्रोत है, तो इसमें फिर ये और जा रहे हैं, फिर और जा रहे हैं, यानी है पहले ये था प्राथमिक और ये था क्या, द्वितीयक। ठीक है, और फिर अगर देखा जाए तो जो हमारा ये था द्वितीयक था, इसे क्या समझ लिया कि ये है प्राथमिक, क्योंकि अब जो प्रकाश है वो हम यहाँ से ना मानकर यहाँ से समझेंगे, तो फिर ये वाला हो जाएगा हमारा द्वितीयक। तो ये ऐसे आगे आगे चलता रहता है, तो इसे ही कहते हैं क्या, तो इसे ही कहते हैं द्वितीयक तरंगिका। तो इसमें लिखोगे आपकी तरंगाग्र पर स्थित सभी कण खुद तरंग स्रोत की तरह व्यवहार करते हैं। मतलब जब तरंगाग्र हुआ, इनमें कंपन हुआ, मतलब जैसे हुआ क्या, तरंगाग्र, तो इसमें जो स्थित सभी कण है ना, ये इन छेदों में जो स्थित सभी कण हैं, तो ये खुद को ही क्या समझते हैं, मालिक समझते हैं। तो ये खुद ही तरंग स्रोत की तरह क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं, और इनसे निकलने वाली तरंग और इनसे जो तरंग आएगी तो वो ही हमारी क्या कहलाएगी, तो वो ही हमारी द्वितीयक तरंगिकाएं कहलाती हैं। समझ में आई बात। अब है इसका तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट कहता है, ये आपको इसका चित्र करना है, ठीक है, ये वाला इसका चित्र है। तो इसमें आप लिखोगे कि किसी क्षण, मतलब किसी समय द्वितीयक तरंगिकाओं के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा, जैसे ये तो हमारा प्राथमिक, क्योंकि इससे आ रहा है, सूर्य से आ रहे हैं ये तरंगे, ऐसे करके, फिर ये इसमें माध्यम में जा रही हैं, तो अब ये क्या है, तो ये है कौन सा, द्वितीयक। तो किसी क्षण द्वितीयक तरंगिकाओं के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा नए तरंगाग्र को प्रदर्शित करती है। ठीक है, और अगर स्रोत पास में है तो फिर जो तरंगाग्र है कैसा होगा, गोलीय होगा। अब देखो, जो ये सूर्य का प्रकाश है तो ये इसके कितने पास में है, तो इसीलिए जो ये तरंगाग्र हमें दिख रहा है तो ये कैसा है, तो ये जो अब हमने इस पे स्पर्श रेखा खींची है तो ये हमारी कैसी, गोलीय होगी। और अगर हमारा स्रोत इससे दूर है, इससे तो दूर है ना, तो फिर जो हमारा तरंगाग्र होगा कैसा होगा, समतल होगा। कि जो इसमें हम स्पर्श रेखा खींचेंगे कैसी होगी, तो इसकी स्पर्श रेखा होगी समतल, यानी ऐसी होगी, मतलब सीधी। आई बात समझ में, आया ये कुछ समझ में। इसे ए और इसे दे दिया बी नाम, ऐसे ही इसे ए ये डैश, इसे बी डैश नाम दे दिया। तो पहले प्राथमिक ये था, द्वितीयक ये था, और फिर जब अब इसमें से जाएगा प्रकाश, इसमें, इससे नहीं जाएगा, तो जब इससे जी जा रहा है तो ये तो हो गई है क्या, प्राथमिक, और ये हो गई है क्या, द्वितीयक। ठीक है, अब इसमें अगला क्वेश्चन पूछा क्या गया था, इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि तथा इसके आधार पर प्रकाश अपवर्तन के नियमों को समझाइए। तो बच्चों, प्रकाश अपवर्तन का जो नियम है तो वो मैंने आपको करा रखा है। ये क्वेश्चन मैंने आपको सेट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 7वें में करा रखा है, तो आप उसमें जाकर वीडियो को देख लेना। अथवा करके अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रकाश के व्यतिकरण एवं विवर्तन में अंतर समझाइए। फिर इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि यंग के द्विझिर्री प्रयोग में व्यतिकरण पट्टियों की चौड़ाई का व्यंजक लिखिए तथा इस पर झिर्रियों के बीच अंतर तथा प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के प्रभाव को भी समझाइए। तो आइए सबसे पहले हम इसमें समझते हैं कि इसके व्यतिकरण और इसके विवर्तन में आखिर क्या अंतर होता है। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे इसके व्यतिकरण। तो व्यतिकरण क्या होता है कि इसमें दो आती हैं प्रकाश की तरंगे, जैसे दो प्रकाश की तरंगे साथ साथ चल रही हैं, जैसे साथ साथ चल रही हैं, इसका मतलब कि इनकी समान तो आवृत्ति है, इनकी आवृत्ति कैसी है, समान है, और दूसरा इनकी समान कला है। क्या है, समान कला है, क्योंकि ये दोनों तरंगे कैसी चल रही हैं, साथ साथ चल रही हैं। तो जब प्रकाश की दो तरंगे साथ साथ चलते हुए किसी एक बिंदु पर मिलकर, अब ये इस पर मिल गई, ठीक है, और मिलना मतलब अध्यारोपण होना, मतलब मिलने का मतलब बच्चों अध्यारोपण होना, मिलकर कि अब ये एक ही तरंग बनकर चल रही हैं, तो इसे ही कहते हैं प्रकाश का व्यतिकरण, या फिर है ना व्यतिकरण, कि जब दो समान आवृत्ति और समान कला की तरंगे अध्यारोपित होकर एक ही तरंग बनकर चले तो उसे क्या कह देंगे, व्यतिकरण। अब दूसरा क्या है, विवर्तन। दूसरा क्या है, विवर्तन।
तो ये क्या होता है कि जैसे यहाँ कोई छेद है और यहाँ से प्रकाश की तरंग आ रही है, तो ये प्रकाश की तरंग फिर सीधी ना जाकर ये इसके किनारों से अंदर की ओर चली जाती है। मतलब जैसे जानी तो ये ऐसे सीधी चाहिए, भाई यहाँ छेद है, यहाँ पे जगह है, तो फिर ये सीधी ही जानी चाहिए, पर ये सीधी ना जाकर तो ये इसके किनारों से ऐसे करके क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, मतलब अंधेरे में चली जाती हैं, है ना। जहाँ अंधेरा दिखता है उधर की तरफ मुड़ जाती है। तो बच्चों इसमें लिखोगे कि तरंगों का अंदर की ओर मुड़ जाना ही कहलाता है, ठीक है। तरंगों का अंदर की ओर मुड़ जाना, तरंगों का अंदर की ओर मुड़ जाना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है प्रकाश का विवर्तन। तो आइए अब हम इसमें अंतर देख लेते हैं। तो इसमें लिखोगे, और ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हर साल किसी ना किसी सेट में तो दिख ही जाता है। तो आखिर प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, तो आप इसमें लिखोगे कि प्रकाश की तरंगों के अध्यारोपण के कारण होने वाली घटना ही व्यतिकरण कहलाती है। और अध्यारोपण समझाया क्या होता है, अध्यारोपण का मतलब होता है बच्चों क्या, मिलना। तो प्रकाश की तरंगों के अध्यारोपण के कारण होने वाली घटना व्यतिकरण कहलाती है। और आप फिर इसमें लिखोगे कि प्रकाश की तरंगों के किनारों पर मुड़ने के कारण होने वाली घटना विवर्तन कहलाती है, कि प्रकाश की तरंगों के किनारों पर मुड़ने के कारण होने वाली घटना क्या कहलाती है, इसका विवर्तन कहलाती है। अब इसमें दूसरा पॉइंट है कि व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्या, संपोषी, दूसरा होता है इसमें विनाशी। एक होता है संपोषी, दूसरा होता है विनाशी। और इसमें लिखोगे आपकी ये भी दो प्रकार के होते हैं। इसमें एक होता है क्या, फ्रेनल, दूसरा होता है फ्रॉनहोफर, ठीक है। तो ये इसके प्रकार भी इसमें लिख देना। तीसरा लिखोगे कि इसमें फ्रिंज की चौड़ाई एक समान होती है। फ्रिंज मतलब आपको समझा रखा है, तो फ्रिंज होता है पट्टियाँ, कि इसमें जो इसकी पट्टियों की चौड़ाई होती है तो वो एक समान होती है। जैसे इसमें दिख रही है, ये इसकी जो पट्टियों की जो चौड़ाई है कैसी है, एक समान होती है। और जबकि इसमें फ्रिंज की चौड़ाई समान नहीं होती है। अब इसका चौथा पॉइंट लिखोगे कि इसमें दो कला संबंध स्रोत होते हैं। क्या होते हैं, इसमें दो कला संबंध स्रोत होते हैं, और जबकि इसमें केवल एक ही कला संबंध स्रोत होता है। अब जैसे इसमें तो कितनी तरंगें आ रही हैं, दो एक ही साथ आ रही हैं, तो इसका क्या है, ये किसमें समान कला में है ना, कि मतलब इनकी जो कला है कैसी है, तो इनकी कला समान है। और जबकि यहाँ एक ही तरंग आ रही है तो उसकी कला की हम तुलना किसी से कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसमें लिखोगे कि इसमें दो कला संबंध स्रोत होते हैं, और जबकि इसमें केवल एक ही कला संबंध स्रोत होता है। अब आखिरी पॉइंट है इसका कि इसमें न्यूनतम तीव्रता के बिंदु काले होते हैं। मतलब जहां भी इसमें कम से कम तीव्रता होगी तो उधर बिंदु कैसे हो जाएंगे, काले हो जाएंगे। इसे अच्छे से याद कर लीजिए कि इसमें न्यूनतम तीव्रता के बिंदु काले होते हैं, ये आपसे एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। और जबकि इसमें न्यूनतम तीव्रता के बिंदु काले नहीं होते हैं, ठीक है, कि इसमें तो न्यूनतम तीव्रता के बिंदु काले होते हैं और इसमें न्यूनतम तीव्रता के बिंदु काले नहीं होते हैं। तो ये है इन दोनों के बीच में अंतर। अब उसी क्वेश्चन में आगे पूछा गया था कि यंग के द्विझिरी प्रयोग में व्यतिकरण पट्टियों की चौड़ाई का व्यंजक लिखिए। और इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक लिखिए। तो बच्चों अगर कहीं लिखा है क्या फ्रिंज, तो इसमें फ्रिंज का मतलब होता है क्या, पट्टियाँ। और अगर कहीं लिखा है क्या झिर्री, तो इसका मतलब होता है इसमें छेद। तो जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है द्विझिरी, मतलब दो छेद का यूज होगा इसमें, ठीक है। तो आइए अब इस क्वेश्चन को हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। चलिए अब कैसे समझेंगे इसे, तो इसमें हम सबसे पहले एक प्रकाश स्रोत एस को लेंगे। इसमें हम सबसे पहले एक प्रकाश स्रोत एस को लेंगे, कि मतलब जिससे प्रकाश आ रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम S1 और S2 दो छेद यानी झिर्रियों को लेंगे। जैसे S1 छेद ये ले लिया है और S2 छेद थोड़ा नीचे ले लो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा S1 छेद और ये हो चुका है हमारा S2 छेद, हो गया है ना। ये दोनों आपको दिख रहे हैं छेद। अब मतलब कि जो प्रकाश हमारा S से आ रहा था तो वो अब इन दोनों छेदों से जाएगा, है ना, कि जो भी प्रकाश हमारा S से आ रहा था अब वो प्रकाश हमारा इन दोनों छेदों से किस पर जाएगा, एक पर्दे पर जाएगा। किस पर जाएगा, एक पर्दे पर जाएगा। तो ये क्या है, तो ये हमारा बच्चों पर्दा है ना, ठीक है।
अब S1 और S2 का जो मध्य बिंदु है तो उसको तो ले लेते हैं C, और S1 और S2 के बीच की दूरी को मान लेते हैं स्मॉल d। ठीक है, S1 और S2 के बीच की दूरी को तो मान लेंगे इस कि स्मॉल d है, और S1 और S2 का जो हमारा मध्य बिंदु है तो वो होगा C। अब इस बिंदु C से पर्दे पर डाल देंगे एक क्या लंब। ठीक है, तो इसे नाम दे देंगे बिंदु O। अब देखिए कि ये पहले प्रकाश S से आ रहा था, अब जो आएगा प्रकाश हमारा तो वो हमारा S1 और S2 से आएगा। ठीक है, तो जो S1 और S2 से हमारा प्रकाश इस पर जाएगा पर्दे पर तो वो सिर्फ एक बिंदु P पर ही जाएगा। मतलब कि जैसे S1 से कोई प्रकाश गया है ना, इससे छेद से, तो ये जिस भी पर्दे के जिस भी बिंदु पर गया उसे बिंदु P नाम दे देंगे। ठीक है, दे दिया इसे क्या नाम, बिंदु P नाम। और S1 और S2 दोनों से जो प्रकाश जाएगा तो वो इस बिंदु P पर ही जाएगा। किस पर जाएगा, बिंदु P पर ही जाएगा। और हम इसमें दूसरा काम करेंगे कि P से O की दूरी कर देंगे x। P से O की दूरी होगी कितनी, x हो जाएगी। कितनी होगी बच्चों, तो P से O की दूरी होगी x। अब जो ये S1 और S2 दोनों से प्रकाश बिंदु P पर ही जाएगा, तो ऐसा क्यों होगा, तो बच्चों ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हमें पर्दे पर फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक निकालना है, और इसको निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, अगर हमें S1 और S2 से पर्दे पर फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक निकालना है तो उसके लिए हमें चाहिए होता है बच्चों क्या, तो उसके लिए हमें पथांतर चाहिए होता है। अब हमारा पथांतर आखिर आता कैसे है, तो अब जैसे कि ये मान लीजिए ये S1 है, ये मान लीजिए S2 है। अगर ये सीधी सीधी पर्दे पर गिर जाएंगी, है ना, कि ये तो इस वाले पर आ गई, ये इस वाले बिंदु पर आई P पर Q पर। ठीक है, तो आप खुद देखिए कि जब ये इनके बीच में आएंगी, मतलब ऐसे जाएंगी, तो इनके बीच में कोई आपको अंतर हो दिख रहा है, ये भी इतनी है और जी ये भी इतनी है ना, तो इनके बीच में कोई भी अंतर नहीं है। तो जब इनमें अंतर ही नहीं है तो इसमें क्या नहीं निकलेगा, तो इसमें हमारा पथांतर नहीं निकलेगा। और तो इसमें हम ऐसा क्यों करते हैं, अब S1 और S2 है दो बिंदु, अब इनसे प्रकाश आ रहा, किस पर आ रहा, बिंदु इस पर आ रहा है, P पर आ गया। ठीक है, तो अब इनके बीच में जो होगा पथांतर तो वो क्या होगा, अब देखिए ये तो जा रहा है इतना प्रकाश और ये इतना ही प्रकाश इतना आ रहा है, तो जो ये इतनी एक्स्ट्रा चीज है, ये जो इतना एक्स्ट्रा आया है तो इसे ही कहते हैं हम क्या, पथांतर। क्या है, पथांतर। अब इतनी एक्स्ट्रा चीज का आप कैसे पता निकालोगे कि ये इतना हमारा एक्स्ट्रा है, तो फिर आप इस पर डाल दोगे क्या, लंब। ठीक है, और फिर इसे एक ये त्रिभुज ये मानकर इसका ये भी निकालोगे कि ये इतना मतलब कि ये पथांतर इतना है। ठीक है, अब हमें इनका पथांतर देखना है, मतलब S1 व S2 की P से दूरी को देखना है कि ये इनके बीच की कितनी दूरी है। तो S1 से S2 P पर क्या डाल देंगे, लंब डाल देंगे ऐसे करके। तो हमने इस पर डाल दिया क्या, लंब। ठीक है, और इस लंब को बिंदु A नाम दे देंगे। ठीक है, ताकि हमें ये क्या मिल गया, पथांतर मिल गया, है ना। तो S2A क्या है, S2A है इसमें हमारा पथांतर। ठीक है, और S1 को क्या कोण मान लेंगे, थीटा कोण मान लेते हैं। और जो बिंदु C है इसे बिंदु P से डॉटेड लाइन से मिला देंगे ऐसे करके। ठीक है, तो ये चीज आ चुकी है आपकी। और जब हमने इस पर क्या डाला, ये लंब, तो इसका मतलब ये कितना हुआ, 90 डिग्री का हो गया ये वाला कोण। तो बच्चों ये जो 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, तो ये होती है हमारी क्या, कर्ण होती है। और जबकि थीटा के सामने वाली भुजा होती है हमारी क्या, लंब होती है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। तो आइए अब आपको इसे एग्जाम में कैसे करना है इसको देख लेते हैं। तो आप इसके बारे में एक दो लाइन ऐसे लिख कर आओगे कि माना S एक प्रकाश स्रोत है जिससे प्रकाश S1 व S2 पर समान कला में पहुंचता है, और हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार S1 व S2 द्वितीयक तरंग स्रोत का कार्य करते हैं। तो ये द्वितीयक तरंग स्रोत का कार्य कैसे करते हैं, तो ये ऐसे करते हैं कि S एक प्रकाश स्रोत था तो इसे कह देंगे कि ये क्या था, प्राथमिक तरंग स्रोत था। अब इससे प्रकाश आया इन दोनों छेदों में, तो S1 और S2 क्या हो गए, तो अब इसमें S1 और S2 हो गए हैं क्या बच्चों, द्वितीयक तरंग स्रोत। अब जो प्रकाश जाएगा तो वो इनसे होकर जाएगा, तो इसीलिए इनका नाम क्या है, द्वितीयक तरंग स्रोत।
तो ये लिखेंगे S1 व S2 द्वितीयक तरंग स्रोत का कार्य करते हैं। अब करेंगे कि S1 व S2 के बीच की दूरी स्मॉल d तथा S1 S2 से पर्दे की दूरी कैपिटल क्या है, d है। तो ये वाली दूरी पूरी कितनी है, कैपिटल d है इसकी। ठीक है, ये वाली दूरी कितनी हुई, कैपिटल d हुई। अब आगे क्या लिखोगे, कैपिटल D तो दूरी हो गई कि S1 व S2 से प्रकाश निकलकर पर्दे पर बिंदु P पर अध्यारोपित होता है तथा P की बिंदु O से दूरी कितनी है, x है। तो बस ये इसके बारे में हमने लिख दिया। अब हम इसकी डेरिवेशन को करेंगे। तो इसकी डेरिवेशन को कैसे किया जाएगा, तो इसकी डेरिवेशन के लिए इसमें हम लेंगे दो त्रिभुज, एक होगा S1, दूसरा होगा S2 और साथ में होगा A। तो ये तो हो गया पूरा एक त्रिभुज S1 S2 A, आपको दिख रहा है ना, पूरा एक त्रिभुज है। तो आप इसमें लिखोगे सबसे पहले त्रिभुज S1 S2 A। अब और इसमें दूसरा त्रिभुज कौन सा लें, तो इसमें दूसरा त्रिभुज होगा हमारा PCO। ये वाला भी तो आपको दिख रहा है त्रिभुज, मतलब ये जो लाइन जारी है डॉटेड लाइन हमने इसलिए ही करी है कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों कैसे त्रिभुज हैं, तो ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं। तो अब हम लेंगे PCO, तो यहाँ हम लेंगे त्रिभुज PCO। तो ये कैसे त्रिभुज हैं, तो ये दोनों आपको समरूप त्रिभुज हैं। और ये आपको एक ही बार में मतलब ऐसे समझ नहीं आएगा, आप इसकी अगर जितनी प्रैक्टिस करोगे तो आपको इसमें समझ में आएगा कि ये इसमें कौन कौन से आपको त्रिभुज लेने हैं। अब हमने इसमें ये दोनों समरूप त्रिभुज ही क्यों लिए, क्योंकि हमें इसमें निकालना है ये, ठीक है, इसका जो ये है पथांतर कि S2A आना चाहिए इसमें ऊपर। तो अब ये वो दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले हम इस वाले त्रिभुज की कर रहे हैं बात, S1 S2A। तो इसमें ये क्या है, लंब है ना। तो ऊपर लेंगे लंब वाली भुजा, ऐसे लिखेंगे तो ऊपर आएगा S2A, क्योंकि हमें इसमें इसे ही निकालना है S2A। और नीचे क्या आएगा, और नीचे आएगा S1 S2। एक तो ली ये वाली भुजा इसमें, एक ली ये वाली भुजा इसमें S1 S2, ठीक है। और ये क्या होंगे, बराबर होंगे किसके, त्रिभुज PCO में निकालिए। अब इसमें देखना है कौन सी भुजा है, एक तो हमारी कौन सी PO भुजा, यानी जो इसकी S2A है भुजा, तो ये PO के समरूप है, मतलब इसके समान है। तो S2A PO के क्या हुई, समान हुई। और नीचे जो है S1 S2 के समान कौन सी हुई, तो S1 S2 के समान हुई ये इसमें CP भुजा। अब आप ये देखोगे कि ये तो इतनी मतलब लंबी लाइन है और ये है छोटी लाइन, तो ऐसे नहीं होता इसमें, ठीक है, समझ जाना। तो ये क्या है, तो ये हमारा CP होगा, ये दोनों ही बराबर। अब जो ये हमारा CP है तो ये किसके बराबर है, जो ये हमारा CP है तो ये हमारा CO के बराबर है लगभग, मतलब पूरा बराबर थोड़ी है, थोड़ा तो अंतर है खैर, पर फिर भी इसे हम मान लेते हैं कि CP जो है ये हमारा CO के लगभग बराबर है। तो अब हम क्या काम करेंगे कि इस CP की जगह हम रखेंगे CO को। तो हम लिखेंगे S2A बटे S1 S2 बराबर PO बटे, अब इस CP की जगह हम रखेंगे से CO को, ठीक है, रख दिया। अब इसमें हमें किस किस का मान दे रखा है, तो एक तो हमें S1 S2 का मान दे रखा है D, है ना, और S2A का कुछ भी नहीं है मान। तो S1 S2 का मान क्या है, D है, स्मॉल d, और बराबर है, और इसमें PO का मान है स्मॉल x, और जबकि CO का मान है कैपिटल D, है ना, मतलब ये वाली जो दूरी है ये कितनी है, कैपिटल D है। तो अब इसमें हमें S2A का मान निकालना है, तो इसकी कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x के साथ स्मॉल d आ जाएगा और ये है ही नीचे। तो कैसे हो जाएगा, तो अब हो जाएगा कि S2A किसके बराबर होगा, x और बटे कैपिटल D तो था ही था, और ये स्मॉल d यहाँ चला जाएगा गुना में, तो ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इसे कर लेंगे समीकरण 1 नाम दे देंगे। अब इसमें हम किसके लिए निकालेंगे, अब इसमें हम निकालेंगे दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर। पहले किसके लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर। तो इसमें आपको इसमें निकालना है पहले इसके लिए दीप्त फ्रिंज के लिए और फिर अदीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर, ठीक है, के लिए पथांतर। तो बच्चों दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर का सूत्र होता है m गुना लैम्डा के, क्या होता है, m गुना लैम्डा के। तो हमें पता है S2A क्या है, पथांतर है हमारा,
S2A क्या बताया था, पथांतर है, तो ये इस m लैम्डा के बराबर हो जाएगा। S2A बराबर m लैम्डा हो गया। और S2A का है ये मान, तो S2A की जगह रख देंगे हम x स्मॉल d बटे कैपिटल D बराबर m गुना लैम्डा। तो इसमें हम x का मान निकाल लेंगे, x बराबर हो जाएगा, तो ये इसके साथ गुना में और ये इसके साथ नीचे आ जाएगा, है ना। जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई की जाएगी तो ये हो जाएगा m लैम्डा गुना d और बटे कौन सा d, स्मॉल d। ये आ गया इसमें हमारा x का मान। तो सबसे पहले आपको दीप्त फ्रिंज के लिए स्मॉल x का मान निकालना है और ऐसे ही फिर आपको अदीप्त फ्रिंज के लिए करना है, ठीक है। तो अब इसे चलो आगे करते हैं कि जब दीप्त फ्रिंज के लिए x का मान आ चुका है तो अब हम निकालेंगे इसमें एम वी फ्रिंज के लिए। किसके लिए बच्चों, एम वी फ्रिंज के लिए। तो m तो इसमें ऑलरेडी है, तो एम वी फ्रिंज में क्या होगा, x के नीचे m आएगा बस, और तो सब ऐसा ही लिखा जाएगा, m कैपिटल D लैम्डा और बटे स्मॉल d। तो ये हो गया हमारा किसके लिए, एम वी फ्रिंज के लिए। अब हम निकालेंगे इसमें क्या, m+1v फ्रिंज के लिए। किसके लिए, m+1v फ्रिंज के लिए। और ये मैं ऐसे इधर इसीलिए लिख रही हूँ क्योंकि इसके नीचे अभी जगह नहीं है, आपको ऐसे ही लिखना है कि इसके नीचे लिखना है इसको। तो m+1v फ्रिंज के लिए कैसे करोगे, तो बस x के नीचे क्या आ जाएगा, m+1 आ जाएगा, x के नीचे m+1 और बराबर m की जगह m+1 आ जाएगा और साथ में d लैम्डा बटे स्मॉल d आ गया इतना, ठीक है। अब हम अगले पेज पर आपको समझाएंगे इसमें कि आपको आगे क्या करना है। अब हम निकालेंगे बच्चों इसमें फ्रिंज की चौड़ाई। क्या निकालेंगे, फ्रिंज की चौड़ाई, ठीक है। तो एक तो निकालनी है किसके लिए, दीप्त के लिए, और एक निकालनी है अदीप्त के लिए। तो ये है फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र होता है बच्चों क्या, तो इसका सूत्र होता है कैपिटल W बराबर होता है x m+1 किया था ना हमने उधर, और है -xm किया था, ठीक है। तो xm+1 कितना था, ये तो है W बराबर xm+1 है, तो उसमें m+1 था और साथ में क्या था, कैपिटल D गुना लैम्डा बटे स्मॉल d और माइनस xm था, इसकी जगह बस m था जब, और साथ में था d लैम्डा बटे d। आ गया इतना। अब हम क्या काम करेंगे, इस m की इसमें गुना कर देंगे तो आ जाएगा हमारा m d लैम्डा बटे स्मॉल d और फिर आएगा इसमें प्लस। अब इस एक की कर देंगे इसमें वो गुना तो आ जाएगा d लैम्डा बटे स्मॉल d माइनस m d लैम्डा बटे स्मॉल d। अब आप खुद देखिए कि ये तो है इसमें प्लस में और ये है किस में, माइनस में, और दोनों सेम सेम है, तो फिर ये क्या होंगे, आपस में कट जाएंगे। और जब ये कट जाएंगे तो आ जाएगा कैपिटल W बराबर होगा कैपिटल D लैम्डा बटे स्मॉल d। आ गई है हमारी किसके लिए, फ्रिंज की चौड़ाई आ गई है ना। पट्टियों की चौड़ाई तो पूछी थी दो के लिए, एक तो हो गई ये दीप्त के लिए। अब हम निकालेंगे अदीप्त के लिए। अदीप्त फ्रिंज के लिए, अदीप्त फ्रिंज के लिए, अदीप्त फ्रिंज के लिए पहले क्या निकालते हैं, तो पहले निकालते हैं बच्चों इसमें पथांतर। तो अदीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर का सूत्र होगा m-1/2 गुना लैम्डा, और जबकि जो हमने उधर किया था दीप्त फ्रिंज के लिए क्या था, m गुना लैम्डा था, ये बात याद रखना। और जब दीप्त की जगह a लग जाए तो ये हो जाएगा m-1/2 गुना लैम्डा के। तो S2A था पथांतर, S2A बराबर हो जाएगा इसके m-1/2 गुना क्या, लैम्डा हो गया, ठीक है। तो S2A की जगह तो आ गया ये, मतलब ये हम इधर लिख देते हैं m-1/2 गुना लैम्डा बराबर S2A कितना था, x d बटे कैपिटल D के। तो उसमें भी हमने पहले x का मान निकाला था, तो इसमें भी हम x का मान ही निकालेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो जो इसके साथ गुना में है तो वो इधर इनके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई में आएगा, मतलब ये तो अपनी जगह ऐसे ही रहेगा, है ना। अब इस कैपिटल D की गुना हो जाएगी लैम्डा में, तो ऊपर क्या हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा कैपिटल D लैम्डा, और ये जो स्मॉल d है इसके साथ गुना में तो ये आ जाएगा इधर नीचे, तो ये हो गया। तो अब हमारा x का मान आ गया ये। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं खोल के, x बराबर कैसे लिखेंगे, इस m की गुना इस पूरे में कर देंगे तो आ जाएगा m d लैम्डा बटे स्मॉल d और माइनस, अब इस 1/2 की कर देंगे इसमें गुना
तो डी लैम्डा बटे डी है और गुना 1/2 है। हो गया। तो अब निकालेंगे एम वी फ्रिंज के लिए, एम वी फ्रिंज के लिए। तो एक्स के नीचे एम कर दो, बस एम का तो ये वाली है, तो एक्स एम बराबर हो जाएगा एम डी लैम्डा बटे स्मॉल डी और माइनस डी लैम्डा बटे 2 डी है ये। ठीक है। अब हम निकाल लेंगे एम प्लस 1 वी फ्रिंज के लिए, एम प्लस 1 वी फ्रिंज के लिए। तो इसके लिए बस m की जगह क्या रख दोगे, m प्लस 1 रख दोगे तो हो जाएगा x m प्लस 1 बराबर m की जगह m प्लस 1 आ जाएगा और d लैम्डा बटे स्मॉल d माइनस d लैम्डा बटे 2d आ गया। ठीक है। अब इस m की गुना इसमें कर दो पहले, x m प्लस 1 में आ जाएगा, m की इसमें गुना होगी तो m d लैम्डा बटे स्मॉल d और प्लस कैपिटल D लैम्डा बटे स्मॉल d और माइनस d लैम्डा बटे 2d आ गया इतना। अब हम इसमें फिर से निकालेंगे क्या, फ्रिंज की चौड़ाई। क्या निकालेंगे, फ्रिंज की चौड़ाई निकालेंगे। फ्रिंज की चौड़ाई ये किसके लिए है, तो ये अदीप्त फ्रिंज के लिए है। तो आपको सूत्र पता है, कैपिटल W बराबर एक्स एम प्लस 1 माइनस एक्स एम। ठीक है। तो एक्स एम प्लस 1 आया है ये वाला, तो इसे रख दो एम डी लैम्डा बटे डी प्लस डी लैम्डा बटे स्मॉल डी और माइनस डी लैम्डा बटे 2d और माइनस एक्स एम कितना है हमारा, तो एक्स एम है ये किस में है, माइनस में। तो एम डी लैम्डा बटे स्मॉल डी माइनस डी लैम्डा बटे 2d। और अब क्या काम करेंगे अब हम इस माइनस की इसमें अंदर गुना कर देंगे, तो ये किसका है, प्लस का। जब इससे गुना होगी तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो हो जाएगा एम डी लैम्डा बटे डी के। अब ये किसका है, इसमें माइनस का, ये भी माइनस का, तो फिर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा अंदर। तो ये हो जाएगा डी लैम्डा बटे 2d के, है ना। और इसे ऐसे उतार देंगे डी लैम्डा बटे 2d और डी लैम्डा बटे डी और प्लस एम डी लैम्डा बटे स्मॉल डी, ये है कैपिटल W के बराबर। अब देखना है इसमें क्या क्या आपका कट रहा है। तो ये तो है प्लस का, ये है माइनस का और दोनों वो सेम सेम है, कट गए। अब ये देखो डी लैम्डा बटे 2d ये दोनों सेम सेम है और प्लस और ये माइनस के कट गए। तो कैपिटल W बराबर कितना आया, तो ये आई हमारी डी लैम्डा बटे स्मॉल डी। तो जो दीप्त फ्रिंज और अदीप्त दोनों के लिए ही ये ही आ रहा है व्यंजक। अगर नहीं हो रहा है विश्वास तो ये देख लीजिए कि जो दीप्त फ्रिंज के लिए हमारा व्यंजक था ये था W बराबर डी लैम्डा बटे स्मॉल डी, और ऐसे ही अदीप्त फ्रिंज के लिए भी हमारा ये ही है इसमें व्यंजक। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें आपसे ये पूछा गया था कि जो स्मॉल डी है तो वो इसके W के कैसे बराबर है। तो जब आपको दिख रहा है कि ये सूत्र है W बराबर डी लैम्डा बटे स्मॉल डी है, ठीक है, ये है हमारा इसमें आया है जो। तो स्मॉल डी इससे कैसे है प्रभावित, तो आपको पता है कैपिटल W इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/d के। मतलब कि ये इसके क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है कि अगर इसकी चौड़ाई को बढ़ाया जाएगा तो ये इसका जो स्मॉल डी है क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, एक तो है ये आंसर। और दूसरा पूछा गया है कि जो लैम्डा और इसमें मतलब क्या संबंध है, तो ये इसके प्रोपोर्शनल है ना, सामने सामने है। तो इसका मतलब अगर इसकी चौड़ाई बढ़ाई जाएगी तो इसकी तरंग दैर्घ्य भी क्या होगी, तो इसकी ये भी बढ़ जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और जिसको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।